हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवकी नंदन। तो आज ये सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का, इकोनॉमिक्स के चैप्टर का, दैट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट माय नेम इज अदिति। मैंने पहले की वीडियो में अपना नाम नहीं बताया था, तो मैं आज बता रही हूँ। और मैंने अपने 12th के एग्जाम्स दिए हैं इस साल, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जब रिजल्ट आएगा I'll inform you guys about that also. So you need to wait for that, okay? And please do subscribe my channel, okay? So let's start with the video. तो जो हमारी पहली वीडियो थी हमने देखा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। बहुत ही बुरी थी। ब्रिटिशर्स बहुत बुरा हाल कर रखा था, वो कुछ करते नहीं थे। ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करे, इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करे। तो बहुत ही सिचुएशन बेकार थी। तो हमने ओवरऑल फीचर्स देखे थे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद आवर फोर्थ फीचर, दैट इज ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि 1947 के टाइम में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की सिचुएशन क्या थी? तो बहुत ही ब्लीक थी। ब्लीक होता है बहुत ही बैड सिचुएशन थी। ओके, तो हमारा ब्रिटिशर्स से पहले हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इट वाज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट के ये बहुत मशहूर था, लोग पसंद करते थे, लोग खरीदते थे। ठीक है, इसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी क्वालिटी। लेकिन जो ये हमारा हैंडीक्राफ्ट है, ये सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनकी टैरिफ पॉलिसी के द्वारा। फिर टैरिफ पॉलिसी के बारे में क्या है, कैसे क्या होता है, क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब हमारा चैप्टर आएगा, न्यूज टॉपिक आएगा। तो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया इसे, हैंडीक्राफ्ट को। हेवी इंडस्ट्रीज, और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, हेवी इंडस्ट्रीज नहीं थी इंडिया में इस दौरान। जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो भी काम नहीं कर रही थी, उनकी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। कैपिटल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो कैपिटल इंडस्ट्रीज भी हमारे पास नहीं थी, और हम डिपेंडेंट थे फॉरेन एड के लिए, मतलब हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे। कैपिटल इंडस्ट्रीज क्या होती है? कैपिटल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो हमें मशीनरीज बना के देती है, प्लांट के लिए, वेरियस इक्विपमेंट्स के लिए, टूल्स के लिए, जो हमें फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो भी नहीं थी, तो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ थी ही नहीं। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एकदम डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसका मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें इन्वॉल्व थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, और जब ये खत्म हो गई तो उनका काम धंधा भी खत्म हो गया। सो फिफ्थ फीचर इज हेवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो मैंने बताया कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे फॉरेन एड के लिए, इम्पोर्ट करते थे हम। ठीक है, इसका मतलब बाहर से चीजें मंगवाते थे। हाँ, जो भी हमारा मशीन होता था, प्लांट्स होता था, इक्विपमेंट्स होते थे वेस्ट टाइप के, हम सारा इम्पोर्ट करते थे, हम सारा बाहर से मंगवाते थे, क्योंकि इंडिया में तो कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। डिफेंस इक्विपमेंट्स भी, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, वेपन्स है, हथियार है, जो भी है, ठीक है, डिफेंस की चीज है, वो भी हम बाहर से ही मंगवाते थे, क्योंकि इंडिया में कुछ था नहीं। सेवरल कंज्यूमर गुड्स, तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो भी हम बाहर से ही मंगवा रहे थे, जैसे बाइसाइकिल हो गया, केरोसिन ऑयल, मेडिसिन, फूड, क्लोथ। ओके, ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं, तो ये भी हम बाहर से मंगवा रहे थे। देन सिक्स्थ पॉइंट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इस टाइम के 1947 के दौरान 86% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी? विलेजेस में रह रही थी, गांव में रह रही थी। और 14% कहाँ रह रही थी? अर्बन एरियाज में। शहर में सिर्फ 14% रह रही थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन थी, और 86% हमारे विलेजेस में रह रहे थे लोग। और वो क्या कर रहे थे विलेजेस में रहकर? दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। और हमने देखा कि एग्रीकल्चर तो पहले ही बैकवर्ड था, है ना, उसमें कोई वो जीडीपी को बहुत ज्यादा लेस कंट्रीब्यूट करता था। और देखो 86% फिर भी लोग उसमें ही लगे हुए थे, बैकवर्ड एरिया में थे, और सिर्फ 14% हमारे अर्बन एरियाज में थे। सेवेंथ इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो हमारी क्या थी? नीदर फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, ना ही वो फ्यूडल थी ना ही कैपिटलिस्ट थी। तो इसका मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से क्या हो गया? लो प्रोडक्टिविटी होती थी हमारी, ये था। ओके, लो प्रोडक्टिविटी होती थी, ये भी बैकवर्ड था। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होता है? तो हमारा हमें पता है हम सबको दैट इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एंड नियरली 72% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर।
लेकिन ये सेक्टर क्या था, बैकवर्ड था. इट वॉज डीलिंग विद डीप स्टेग्नेशन एंड बैकवर्डनेस. क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड. द फर्स्ट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो ये प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दो डिफरेंट टर्म्स है. द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट. ओके, एंड प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड के अकॉर्डिंगली. तो ये दोनों ही प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों ही लो था. ओके, क्यों लो था? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई भी इंकरेजमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था फार्मर्स को कि तुम इम्प्रूव करो एग्रीकल्चर. ओके, मीन्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड नहीं हो रहे थे उन्हें. ठीक है, तो हम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लो था. ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, हमारे जमींदार इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो कुछ इन्वेस्ट करे इस सेक्टर में. सेकेंड इज जमींदारी सिस्टम. तो एक जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ब्रिटिशर्स एंड ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है अमंग गवर्नमेंट ऑनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स की जमींदारी सिस्टम की क्या क्या फीचर्स थे. द फर्स्ट इज, इसके अकॉर्डिंगली जमींदार जो होते थे वो क्या होते थे, परमानेंट ऑनर्स. उन्हें क्या माना जाता था, परमानेंट ऑनर्स ऑफ द सॉइल. कि जो लैंड है वो उसके मालिक है, असल मालिक है. और जो भी प्रॉफिट होगा क्रॉप्स की प्रोडक्शन की वजह से, जो भी प्रॉफिट होगा उसे कौन कलेक्ट करेगा, जमींदार कलेक्ट करके सारा प्रॉफिट वही रखेंगे. ठीक है, और उन्हें क्या देना होता था, गवर्नमेंट को उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता था, उसे बोलते हैं लैंड रेवेन्यू. ठीक है, और जो हमारे जमींदार थे ये एकदम फ्री थे कि वो जितना मर्जी चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टिलर्स ऑफ द सॉइल से. टिलर्स होते हैं जो एक्चुअल काम कर रहे हैं जमीन पर. तो इसकी वजह से क्या होता था, रेट्स ऑफ रेवेन्यू ये बढ़ाते रहते थे, हमेशा फ्रीक्वेंटली बढ़ाते रहते थे. सो इट लेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल. उनकी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी टिलर्स की. उनकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो तो काम करते थे सारे दिन और फिर उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता था. सो दिस लेड टू लैंडलेस लेबरर्स. तो क्या बन चुके थे, अब लैंडलेस लेबरर्स बन चुके थे. इसका मतलब वो काम तो कर रहे हैं लैंड पर, लेकिन उस लैंड पर उनका हक नहीं है. वो क्या है, लैंडलेस है, लैंडलेस लेबरर्स जो काम करते हैं और उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा था. ओके, सो इट लेड टू देयर फ्रीक्वेंट इविक्शन. तो वो भाग जाते थे वहां से. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर जमींदारी सिस्टम. नेक्स्ट इज कमर्शियलाइजेशन. तो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन होने लगी थी. इसका मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर था वो क्या था, पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है कि जो भी बेसिक नीड्स है वो ही क्रॉप्स अपने ग्रो करो. वही पीजेंट्स अपने वही क्रॉप्स ग्रो करते थे जो भी उन्हें चाहिए होता था अपनी फैमिली के लिए. कि खाने के लिए जितना चाहिए होता था उतना ही ग्रो करते थे. वो कुछ अपना सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करते थे कि सरप्लस प्रोड्यूस करे फिर उसे बाद में बेच दे मार्केट में और फिर मनी कलेक्ट करे, है ना. वो ऐसा नहीं करते थे. लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की वजह से कमर्शियलाइजेशन शुरू होगी. फोर्स कमर्शियलाइजेशन, अपनी मर्जी से नहीं करते थे वो. तो उन्होंने बोला फोर्स कमर्शियलाइजेशन होने लगी थी. मीन्स अब नाउ देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कैश क्रॉप्स. अब उन्हें बोला गया कि तुम कैश क्रॉप्स ही उगाओगे. ठीक है, कैश क्रॉप्स क्या होता है कि मतलब तुम सरप्लस प्रोड्यूस करोगे, ऐसे क्रॉप्स उगाओगे जो हमें पैसा दे पाए. ठीक है, फिर उसे मार्केट में सेल करना है, फिर सारा पैसा कलेक्ट करना है. तो कमर्शियल क्रॉप्स फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. ओके, तो क्रॉप्स कौन से, कैश क्रॉप्स. एंड वो अपने लिए भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी ब्रिटेन में उस टाइम पर. तो उन्हें सारे इनपुट्स चाहिए होते थे, उन्हें सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे, रॉ मटेरियल्स चाहिए होते थे. तो रॉ मटेरियल्स उन्हें कहाँ से मिलते थे ब्रिटिशर्स को, इंडिया से. ठीक है, तो वो बोलते थे कि तुम अपना इंडिगो प्रोड्यूस करो और फिर हम वहां लेके जाएंगे ब्रिटेन में, क्योंकि वो इंडिगो यूज होता है डाइंग एंड ब्लीचिंग के लिए. ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता था, इंडिगो चाहिए होता था. ठीक है, तो ये कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. जो हमारे पीजेंट्स थे उन्हें क्या फेस करना पड़ा, अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट फेस करना पड़ा. अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई कभी डिमांड एंड सप्लाई कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती, तो उन्हें पता नहीं चलता था, है ना. हमारे पीजेंट्स को उन्हें क्या पता कि डिमांड एंड सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन्हें पता नहीं चलता था कि कब उन्हें ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, कब उन्हें कम अमाउंट मिलना चाहिए ब्रिटिशर्स से, कि वो अपने सप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स, उन्हें कुछ नहीं होता था. तो जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में चले गए, लोन्स उठाते थे, क्योंकि जब भी उनका डिमांड गिर जाती थी, उन्हें कम पैसे मिलते थे, तो वो लोन उठाने लग गए. एंड लोन की वजह से अपना कर्जा चुका नहीं पाते थे वो सारी उम्र. सो दिस लेड टू इंडेप्टेडनेस एंड पॉवर्टी. नाउ द नेक्स्ट इज नो इन्वेस्टमेंट. तो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर बैकवर्ड क्यों था,
द अदर रीजन इज इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ब्रिटिशर्स और जमींदार ये इंटरेस्टेड ही नहीं थे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने में, कुछ नहीं करते थे ये, बस इन्हें अपना मतलब था अपने प्रॉफिट से, अपने लैंड रेवेन्यू से, कुछ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। एंड जो हमारा एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंडेंट था, इट वॉज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन था। जिस टाइम बारिश आ जाती थी इसका मतलब फसल बहुत अच्छी ग्रो हुई है, और जब बारिश नहीं आती थी तो सारी फसल खराब हो जाती थी, ठीक है। So dependent on rainfall, so it remained uncertain, कुछ पता नहीं होता था। तो हमारे रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो हमें किसकी जरूरत थी, हमें जरूरत थी इरिगेशन की, ठीक है। लेकिन इरिगेशन कोई प्रोवाइड ही नहीं करता था, ना ही ब्रिटिशर्स ना ही जमींदार प्रोवाइड नहीं करते थे, कोई इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते थे, ठीक है। किस चीज की जरूरत थी, बहुत सारे इरिगेशन की जरूरत थी, इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे वर निग्लेक्टेड। और ये अगर इक्विपमेंट्स मिल जाते, फ्लड कंट्रोल, डीसैलिनेशन, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम मिल जाता, तो क्या हो जाता, हमारे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता। लेकिन ये था ही नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, सो नो इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो इस दौरान 1947 के दौरान क्या था, जमींदार हमने देखा कि वो क्या माने जाते थे, परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, एंड वो सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते थे, लेकिन उन्हें एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, नो इंटरेस्ट, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कोई कुछ नहीं सोचते थे। और जो हमारे टिलर्स थे वो बेचारे काम करते रहते थे, लैंड के ऊपर काम कर रहे, लेकिन उनके पास क्या थे, वो लैंडलेस थे, लैंडलेस लेबरर्स, ओके। उन्हें कितना दिया जाता था, जितनी उनकी सब्सिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग, कि तुम अपना पेट भर लो, और उतना ही दिया जाता था, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गरीब रह गए थे वो, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर सके इसमें। सो ह्यूज डिफरेंस हमने देखा कि ये अमीर थे जमींदार और ये बेचारे बहुत गरीब थे, तो बहुत ज्यादा ये डिफरेंस था, इकोनॉमिक डिफरेंस था। देन वी हैव स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। तो जो हमारा लैंड था जिसके ऊपर ये खेती बाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर होता था, ये बहुत ज्यादा, एक तो स्मॉल था, छोटा था, और एक फ्रेगमेंटेड था, फ्रेगमेंटेड मतलब एक हिस्सा यहाँ पर, एक हिस्सा वहां पर, ऐसे जॉइंट नहीं था, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। सो लो आउटपुट होता था। देन वी हैव सब्सिस्टेंस आउटलुक। तो जो हमारे फार्मर्स है बेचारे क्या ग्रो करते थे, सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब जितना बेसिक नीड्स है फैमिली की, उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करते थे अपने क्रॉप्स, और उनका कोई भी सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करते थे, ओके, कि वो मार्केट में जाए, वहां पर सेल करे और फिर इनकम जनरेट हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, बैकवर्डनेस, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने खाने के लिए ही कर रहे थे, है ना, मनी जनरेशन तो इसमें कुछ हो नहीं रहा था। और ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन करना चाहा, लेकिन वो क्या था, फोर्स कमर्शलाइजेशन, वो तो अपना ब्रिटेन में ही लेके जा रहे थे सब कुछ, इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहे थे वो। देन वी हैव इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो नेक्स्ट हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज्यादा बेकार हो चुका था, और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो वेल नोन हैंडीक्राफ्ट थे, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके थे बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसी, ओके। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हुई थी, क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया। द फर्स्ट इज टू एक्सप्लॉइट रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ओके। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उस दौरान ब्रिटेन में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें अपने बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए थे, बहुत सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स चाहिए थे, कि उनकी वजह से, कि जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्ट्स बना सके ब्रिटेन में। तो कहाँ से मिलेगी ये रॉ मटेरियल, हमारे इंडिया से मिलते थे उन्हें रॉ मटेरियल, ठीक है, तो हम करते थे, तो इसलिए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे रॉ मटेरियल वगैरह ये लेने आ गए। देन वी हैव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, हमने, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी। देन मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। सो ये इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारी इंडिया है वो किस में रिड्यूस होगी, मार्केट बन चुकी थी किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जो ब्रिटेन से आते थे। द फर्स्ट इज डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो अब हैंडीक्राफ्ट के बारे में जिक्र करेंगे कि क्या था, रेप्यूटेशन फॉर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी, ओके। तो प्रायर टू ब्रिटिश राज क्या था, बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन था हमारे, इसका वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन था हैंडीक्राफ्ट का, फॉर इट्स एक्सीलेंस एंड क्वालिटी के लिए बहुत फेमस था, लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसी। अभी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। इसका मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया फ्री था, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया फ्री था,
ठीक, ये तो फ्री हो गया कि रॉ मटेरियल हम उन्हें एक्सपोर्ट करते थे, हम भेजते थे, वो फ्री था, और वो हमें इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, वो भी फ्री था। लेकिन अब क्या हो गया, अब है बट हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन हम क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे फॉरेन में। क्यों? क्योंकि हैवी ड्यूटी था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया गया, हैवी ड्यूटी लगा दी गई कि अगर एक्सपोर्ट करना है ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बहुत देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया था, सो लूजिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। इंडिया जो है इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, टफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स एंड इट फेस्ड टफ कंपटीशन। क्योंकि टफ कंपटीशन कैसे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है वो तो हम हाथ से बनाते थे, और जो हमारे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो कैसे थे, मशीन मेड थे। तो ऑब्वियसली मशीन मेड प्रोडक्ट्स ज्यादा क्वालिटी में ज्यादा अच्छे होंगे, तो लोग किसे खरीदना प्रेफर करते थे, इसे प्रोडक्ट्स को, मशीन मेड प्रोडक्ट्स को खरीदना लोग ज्यादा पसंद करते थे, और हैंडीक्राफ्ट को नहीं खरीदते थे। तो ना ही वो फॉरेन में बिक रहा है हमारा हैंडीक्राफ्ट, और ना ही इंडिया में बिक रहा है। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग हैंडीक्राफ्ट में ही इन्वॉल्व थे। देन वी हैव इस दौरान ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री था। ओके, अब ये हमने अब हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरी टाइप की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज जो भी हमारी जूट इंडस्ट्री वगैरह, ये इनकी हालत कैसी थी। तो 5 पॉइंट है इसमें मेन। द फर्स्ट इज कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। तो इस दौरान कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप थे, लगाए हुए थे। एंड कॉटन कहाँ का था, कॉटन इट वॉज कंट्रोल्ड बाय, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। ओके, एंड जो हमारी जूट टेक्सटाइल मिल्स होती थी ये कौन कंट्रोल करता था, कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स। ओके, सेकेंड इज 20th सेंचुरी में क्या हुआ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आई 20th सेंचुरी में, और 1907 में टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज। ओके, लेकिन हमारे में थर्ड पॉइंट है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। ओके, फर्दर प्रोडक्शन के लिए जैसे मशीनरीज, प्लांट्स, ओके, जो हमें चाहिए होते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जीडीपी जो हमारा कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज का टू जीडीपी, वो बहुत ज्यादा लो था, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था जीडीपी पे। और जो हमारा स्टेट पार्टिसिपेशन था वो भी लिमिटेड था। ठीक है, वो इतना कुछ ध्यान नहीं देता था कि हम इम्प्रूव करें इंडस्ट्रीज को, नहीं, कुछ नहीं, बस वो किस पे था, रेलवेज पे ज्यादा फोकस करता था और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। ठीक है, ये दोनों पे ही फोकस करता था, इनके अलावा इतना कुछ ध्यान नहीं देता था। देन वी हैव आवर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल क्या था हमारा, हम बहुत जाने माने क्या थे, एक्सपोर्टर थे, मतलब हम अपना इंडिया में से सामान बाहर भेजते थे और पैसा अर्न करते थे। ठीक है, exporter of finished goods. First is net exporter of raw material and importer of finished goods. तो क्या था, हम तो किसका हम एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल का, जैसे कि रॉ सिल्क हो गई, कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा, ये हम सारे भेजते थे बाहर। देन इंपोर्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री, और हम इसके बदले हम क्या खरीदते थे, हम बाहर से क्या लेके आते थे, जो हमारे ब्रिटिश गुड्स हैं, मशीन मेड गुड्स हैं, उन्हें लेके आते थे, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स, ये वूल क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, ये सारे लेके आते थे। सिल्क क्लोथ्स तो हम सेंड कर रहे हैं उन्हें, लेकिन देखो कपड़े हम उनसे खरीद रहे हैं। सेकेंड इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो जितना भी हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से हमारे कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करते थे। More than 50% India's trade was directed towards Britain. Okay, तो more than देखो 50% of the trade was किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ। और जो हमारे बाकी का था वो हम करते थे चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, ईरान के साथ। ह्यूज मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, तो हमारी इंडिया किस में कन्वर्ट हो गई थी, ह्यूज मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे थे बस हर जगह इंडिया में, इंडिया के कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। Then we have surplus trade but only to benefit the Britishers.
तो हमारे क्या था, सरप्लस ट्रेड हो रहा था, बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा था, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं थी क्योंकि वो हमें इंडियंस को बेनिफिट नहीं कर रही थी, इट वाज बेनिफिटिंग जस्ट द ब्रिटिशर्स because of export of raw materials and primary products, sign of economic backwardness. ये surplus trade किसकी वजह से था, क्योंकि हम export कर रहे थे raw material, primary goods, हम कुछ वो नहीं कर रहे, हम अपना कुछ बेच नहीं रहे, हम तो बस raw material ऐसे ही करे जाते हैं, हम कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे। तो ये हमें क्या दिखाता है कि हम कितने बैकवर्ड थे। देन सरप्लस ट्रेड था, लेकिन इसके बावजूद इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड, ग्रेन, क्लोथ्स, दे वर डेफिशिएंट। इंडिया में फिर भी फूड, ग्रेन्स की, क्लोथ्स की ये सारी कमी थी। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जितना भी बेनिफिट होता था सरप्लस ट्रेड से, ये कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के काम नहीं आता था, इंडिया की कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आता था। ये किसके लिए काम आता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, की जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का खर्चा है उसके लिए काम आता था, और लड़ाइयों के लिए, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जितनी भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, वॉर्स लड़ी है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए काम आता था ये। देन इट रिजल्टेड इन ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसकी वजह से क्या हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, मतलब इंडिया से बाहर जा रही थी हमारी वेल्थ, जिसकी वजह से इंडिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। थैंक यू सो मच। तो ये आज के लिए बस इतना ही, एंड विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।